बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर डे 2 सेशन नंबर 2, इसमें हमारे 2 चैप्टर हैं छोटे छोटे जी। चैप्टर नंबर 9 यार ध्यान काम वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर या कंपनी करती है, किसको? प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन जो शेयर होल्डर को की जाती है कंपनी की जानिब से, उसे डिविडेंड कहते हैं। इसको ऐसे कह लूँ, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में तकसीम किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड असल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, चैप्टर नंबर 9 है। बेसिक इसकी यही है, कंपनी के पास पावर है कि वो अपने प्रॉफिट को कैसे इस्तेमाल करे। कंपनी के पास पावर है कि वो जितना चाहे अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर को दे दे, मगर जिस तरह चाहे दे दे, कैश में दे दे, शेयर्स की सूरत में दे दे, जिस तरह मर्जी दे दे। मगर अगर आर्टिकल्स या मेमोरेंडम ने कोई शिक डाली हुई है इसके बारे में तो उसको ज़रूर कंसिडर किया जाएगा पहले। सर जी डिविडेंड उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगा जो रिस्ट्रिक्टेड है, नॉट टू एक्सीड अमाउंट रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर। डिविडेंड उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगा जो डायरेक्टर ने रिकमेंड की हुई है। अगर डायरेक्टर्स कोई अमाउंट रिकमेंड कर देते हैं जनरल मीटिंग में कि इस अमाउंट से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, तो उतना डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। अब ये वाली असल में इसमें बात है कि देखो सर, इस बात को आराम से समझो। मिसाल के तौर पे ये 3 कंपनी के मालिक हैं, मैं कंपनी चला रहा हूँ, मैंने कंपनी से 100 रुपये कमाए, तो पार्टनरशिप में क्या होता है 33 दे देते हैं, ख़त्म। कंपनी में क्या होता है, कंपनी पैसे कमाती है, कुछ कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है जिसको रिटेन अर्निंग कहते हैं, और कुछ कंपनी तकसीम कर देती है, जो तकसीम करती है उसे डिविडेंड कहते हैं। कंपनी ने पॉलिसी बनाई होती है, डायरेक्टर पॉलिसी बनाते हैं कि यार देखो जितने पैसे कमाए सारे खर्च ना करो, को पैसे आगे इन्वेस्टमेंट से बचा लो और कुछ पैसे मालिकों को दे दो। यार मेरी बात समझ आ रही? ये जो पैसे बच के आगे इन्वेस्ट होंगे और उससे कमाई आएगी वो भी तो मालिकों के ही होंगे ना। मेरी बात समझ आ रही? दूसरे नंबर पे ये कि वो कहते हैं जी इनको डिविडेंड जो देना है इनको शेयर्स ही मजीद इशू करके दे देते हैं, उनको बोनस शेयर्स कहा जाता है। अब गेम ये है कि पैसा वो जो ऑपरेशन से सही कमाया हो, वो वाला पैसा नहीं जो छिक्का लग गया। छिक्का लग गया का क्या मतलब? जो रियलाइज नहीं हुआ। आपने एक बंदे से $10,000 लेने थे, डॉलर पिछले साल था 150 रुपये का, अब हो गया 300 रुपये का। अब आप कह रहे हैं जनाब अल्लाह पाक शुक्र, देखो 1 लाख डॉलर लेना था अगर, तो 30 लाख रुपए का तो ये फ़ायदा हो गया, ये लो भाई डिविडेंड। सर ये अनरियलाइज्ड गेन है। ये गेन रियलाइज जब एक्चुअल में आपको पैसे मिल जाएंगे तब ये गेन रियलाइज होगा, और जब रियलाइज होगा तब तकसीम कर सकते हैं, अनरियलाइज्ड नहीं कर सकते। तो एक लतीफ़ा मैंने सुनाया हुआ है कि एक सरदार जी थे, उनको ऑर्डर आ गया दस्तानों का। वो दस्तानों का उनको ऑर्डर आया तो उन्होंने जनाब पूछा अपने अकाउंटेंट से कि जी क्या हिसाब है। उसने कहा सरदार जी 10 लाख के दस्ताने हम बनवाएंगे, 30 लाख के बिकेंगे, इंशाल्लाह 20 लाख मुनाफा हो जाएगा। सरदार जी बड़े खुश हुए। उसी दिन ही उन्होंने अपनी फैमिली को कहा चलो जी दुबई चले। उन्होंने कहा दुबई में कितने पैसे खर्च करेंगे? उन्होंने कहा 20 लाख खर्च करेंगे जो कमाया है। और जनाब वो दुबई चले गए,
अभी दुबई में गए हुए 5 दिन हुए थे कि पीछे से अकाउंटेंट का फ़ोन आ गया कि वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। कहते ये कैसे हो सकता है, मैं तो 20 लाख खर्च भी कर दिया, जो मैंने उस दस्तानों को बेचकर कमाना था वो तो मैंने खर्च भी कर दिया। नहीं सर, ये अनरियलाइज्ड गेन है सर। जब आपकी ऑर्डर शिप हो जाता है, आपका ऑर्डर शिप हो जाता है, तो फिर तो आप कहते हैं मैंने कमाए हैं। सर जी समझ आई? अनरियलाइज्ड गेन को आप डिविडेंड नहीं दे सकते। एक बंदा अपनी प्लांट एंड मशीनरी इदारा है, अब आगे इस वक्त ये पोजीशन है कि आप गाड़ी खरीदें, 1 साल बाद गाड़ी बेचें, तो आप 10 लाख की गाड़ी खरीद के 15 लाख की बेच रहे हो। तो इस केस में वो कहता है कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट बेचकर कोई पैसे कमाए, तो उससे भी आपने डिविडेंड ऑपरेशन से पैसे कमाए ना। हमने ये जगह खरीदी, ये जगह थी 20 करोड़ की, आज ये 28 करोड़ की हो गई है, तो हम इसे 8 करोड़ का डिविडेंड दे दें मालिकों को? नहीं, हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं और उससे जो पैसे कमा रहे हैं उससे देना डिविडेंड। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ऑपरेशन से दें। तो असल उसने ये बात की, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और आइटम ऑफ कैपिटल नेचर। एसेट बेचकर आप डिविडेंड दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ना ऐसे डिविडेंड दिया जा सकता है। बिजनेस ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सच आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर या आफ्टर सच प्रॉफिट आर एडजस्टेड अगेंस्ट लॉसेस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम एनी अनरियलाइज्ड गेन। डिविडेंड अनरियलाइज्ड गेन से डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अराइजिंग आउट ऑफ रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिटेड टू इनकम स्टेटमेंट। अनरियलाइज्ड गेन से भी डिविडेंड नहीं दिया जा सकता और इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचकर भी डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, अनलेस इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना ऑर्डिनरी, उनका काम ही यही हो। यार एक कंपनी काम ही यही करती है। पार्क व्यू सोसाइटी का काम ही प्लॉट खरीदना और प्लॉट बेचना है, तो अब अगर वो प्लॉट बेचकर पैसा कमाए तो वो तो डिविडेंड में तकसीम कर सकती। दूसरा, हाँ 10 प्लॉट बेचे, 4 में मुनाफा हुआ, 6 में नुकसान हुआ, जिन 4 में मुनाफा हुआ उससे डिविडेंड दे दिया, क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। 4 में मुनाफा हुआ, 6 में नुकसान हुआ, सबको नेट करें, नेट से डिविडेंड दें। भैया मेरी बात समझ आ रही? ये इम्पॉर्टेंट बात है, केस स्टडी की फॉर्म में भी आ सकती है कि डिविडेंड दिया है तो आपने ये बात कहनी है कि इन चीज़ों से डिविडेंड नहीं देना। सर आगे एक स्लाइड है यहाँ पर जी, इंटरम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरम कहते हैं दरमियान में, फाइनल कहते हैं एंड पे। इदारा है, बहुत अच्छे पैसे उसने कमा लिए, तो बाज़ औक़ात दरमियान में भी डिविडेंड दे देता है। नॉर्मली एंड पे डिविडेंड दिया जाता है। जब दरमियान में डिविडेंड देंगे तो इसको प्रपोज भी डायरेक्टर करेंगे और अप्रूव भी डायरेक्टर करेंगे। जब दरमियान में डिविडेंड देंगे तो इसको प्रपोज भी डायरेक्टर करेंगे और पे भी डायरेक्टर करेंगे। और जब आपने अनाउंस कर दिया कि डिविडेंड दिया जाएगा, उसके 10 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड दे दिया जाएगा फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर और डायरेक्टर मीटिंग। जिस मीटिंग में आपने ये कहा कि इंटरम डिविडेंड देना है, या जब बुक क्लोजर किया गया उसके 10 दिन के अंदर डिविडेंड दे दिया जाएगा। लिस्टेड कंपनी इंश्योर करेगी कि बुक क्लोजर जो है मस्ट बी स्टार्टेड विद इन 15 डेज ऑफ अप्रूवल। अब ये बुक क्लोजर क्या है, इस बात को समझिए। क्लास में बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्लास में कभी बच्चे आते हैं, कभी बच्चे जाते हैं, कभी बच्चे आते हैं, कभी बच्चे जाते हैं। एक दिन क्लास में 70 बच्चे आए। हमने कहा जी इस दिन हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये 70 बच्चा है और हम हर बच्चे को किताब फ्री देंगे। उस दिन
उस बच्चे का नाम नोट किया और उन 70 बच्चों को किताब फ्री मिलेगी। उससे पिछले दिन जो बच्चे थे उनको भी किताब फ्री नहीं मिलेगी, उसके आगे जो बच्चे आए उनको भी किताब फ्री नहीं मिलेगी, सिर्फ उस दिन के 70 बच्चों को किताब फ्री मिलेगी। होता ही है, कंपनी के शेयर्स लोग ख़रीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। ये अनाउंस कर देते हैं कि भाईजान हम बुक्स को क्लोज़ करने लगे हैं, और एक लाइन ड्रॉ कर देते कि जनाब इस दिन बुक क्लोज़ हो जाएगी। उस दिन के जितने शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें डिविडेंड मिलेगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? जिस तरह बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक डेट होती है 31 दिसंबर, उस दिन के जितने एसेट्स और लायबिलिटीज़ होंगे वो देखी जाएगी। यस और नो? बुक क्लोजर में उस दिन, जिस दिन बुक क्लोज है बस उस दिन रोक दिया। अब उससे अगले दिन कोई नया बंदा आया उसको नहीं मिलेगा, वो बल्कि बुक्स ही क्लोज कर दी जाती हैं। वो बुक्स में उस बंदे का नाम ही एंटर नहीं होता, नाम ही बाद में जाके एंटर होता है। तो वो कहता है बुक क्लोजर असल में क्या है? क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। एक टाइम पीरियड है जिस पीरियड में ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगी कंपनी, रोक देगी, और ये कट ऑफ डेट होता है। वो पहले कहते हैं फ़लाँ तारीख को बुक क्लोजर होगा, और मेंबर्स को बता दिया जाता है और उन्हें नोटिस भी दे दिया जाता है, मीटिंग विल रिसीव अ नोटिस ऑफ मीटिंग और डिविडेंड। हाँ बुक क्लोजर कर दी, और फिर उस दिन तक, उस दिन जितने शेयर होल्डर थे उन लोगों को नोटिस भिजवाया, उन लोगों को डिविडेंड दिया। सर जी समझ आ रही है? कंपनी में बाय गिविंग एटलीस्ट वो भाईजान 7 डे नोटिस दिया जाता है। आज जुमेरात है, अगली जुमेरात से बुक क्लोज की जाएगी। तो अगर आपने कोई एक्टिविटी करनी है तो वो कर लें, अगली जुमेरात को बुक क्लोज कर दी जाएंगी, रजिस्टर क्लोज कर दिया जाएगा। ये जो बुक क्लोजर है ये कितने अरसे के लिए होगा? 30 डेज़ के लिए, 30 डेज से ज़्यादा के लिए नहीं होगा। SECB में ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी एक्सटेंड 30 डे पीरियड फॉर अ फर्दर ऑफ 15 डेज। मज़ीद 15 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है लिस्टेड कंपनी के लिए। नोटिस ऑफ द बुक क्लोजर इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर में भी जाएगा, और अगर इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो लेवल 2 की पेनल्टी है। इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो लेवल 2 की पेनल्टी है। सर बुक क्लोजर, इसके हवाले से मेरे जहन में पता क्या बात आई है? जो मैंने क्लास में एग्जांपल दी थी वो एग्जांपल पिच करता हूँ। लाइब्रेरी जो होती है ना, उसमें भी कुछ मेंबर्स आते हैं, कुछ मेंबर डोरमेंट होते हैं, कुछ मेंबर छोड़ जाते हैं। तो एक डेट होती है जिस डेट पर कहा जाता है कि जनाब फ़लाँ तारीख वाले हमारे मॉडल टाउन लाइब्रेरी है, मॉडल टाउन लाइब्रेरी में नवंबर के महीने लाइब्रेरी बंद होती है, और वो कहते हैं जनाब हम बुक की काउंटिंग करेंगे। 1 नवंबर के बाद कोई नया मेंबर बनेगा नहीं और पुराना छोड़ेगा भी, और इस 30 दिन में हम सारी बुक की काउंटिंग करते हैं, और इस तरह से चलता है। तो मिसाल के तौर पे इस केस में क्या है, वो एक डेट को कट ऑफ कर दिया, आज के दिन इतने मेंबर्स हैं, अब इनको डिविडेंड मिलना है। सर जी समझ आ रही है? इनके अलावा और किसी को डिविडेंड, नया मेंबर बन नहीं सकता, पुराना मेंबर जा नहीं सकता, 30 दिन से ज़्यादा का नहीं होता। लिस्टेड कंपनी के केस में क्या करना पड़ेगा? अखबार में इश्तिहार भी देना पड़ेगा। लेवल 2 की पेनल्टी। व्हाट इज़ बुक क्लोजर? बुक क्लोजर की गेम समझ आ गई? अच्छा जनाब, 7 दिन एक है, 15 दिन एक है, दिन भी याद करने होते हैं, और इंशाल्लाह लास्ट डे आपको मैं लिस्ट दूँगा, डेज वाली और पेनल्टी वाली, कि भाई ये जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो इस चीज़ के बारे में थी, डेज और पेनल्टी। इब्राहिम भाई इंशाल्लाह लास्ट डे हम इनको देंगे, शीट बनाएंगे, 7 डेज़ लिखेंगे, 7 डेज़ में जो 7 दिन वाले काम है वो 7 डेज़ में आ जाएंगे।
जो 15 दिन वाले काम है वो 15 दिन में आ जाएगा, जो 14 दिन वाले काम है वो 14 दिन में आ जाएगा। सर समझ आ रही है? तो मेनली जो दिन है वो 7 हैं, 14 रजिस्ट्रार को जो जमा कराना था वो 14 दिन होते हैं, 15 दिन कम है, 30 दिन है और 45 दिन है और फिर 1 ऑफ 60 दिन है। ठीक है, तो वो एक लिस्ट बनेगी पूरी किताब की, डेज एक साइड पे हो जाएंगे, आप एक बार वो पढ़ेंगे आपको डेज की कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। फिर पेनल्टी की, किस में लेवल 1 है, किस में लेवल 2 है, किस में लेवल 3 है, किस में अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने लगे हैं किस में 5 मिलियन है। सर समझ आ रही है? तो वो इंशाल्लाह उसकी लिस्ट जो है वो बनेगी। डन हो गए इब्राहिम? इसको साथ साथ आप करते रहोगे तो वो हो जाएगा। व्हाट इज बुक क्लोजर? बुक क्लोजर की बात होगी फाइनल डिविडेंड और इंटरम डिविडेंड। अब बुक क्लोजर के 10 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड पे कर देना है। यहाँ डायरेक्टर की मीटिंग जिसमें उन्होंने कहा है हमने डिविडेंड देना है, इसके 10 दिन के अंदर डिविडेंड पे कर देना। लिस्टेड कंपनी कहेगी कि बुक क्लोजर मस्ट बी स्टार्टेड विद इन 15 डेज ऑफ अप्रूवल। अप्रूवल के 15 दिन के अंदर अंदर बुक क्लोजर जो है वो हो जाना चाहिए। और अगर बुक नहीं क्लोज होनी तो मीटिंग के 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दो। इंटरम डिविडेंड में इतनी सी बातें। फाइनल डिविडेंड में मेंबर्स ने प्रपोज करना है, डायरेक्टर ने प्रपोज करना है, मेंबर ने अप्रूव करना है। ये डिविडेंड कम हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, अप्रूव हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा मेंबर को पूछोगे कि ज़्यादा पैसे लें, वो कहेंगे हाँ जी। ज़ाहिरी बात है ना सर, बस ज़्यादा वाली बात उससे नहीं पूछनी। पेड विद इन 10 डेज ऑफ डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन के 10 दिन के अंदर पे करना होगा। वर्किंग डेज मीन्स द डेज इन विच बैंक्स आर ओपन। वर्किंग डेज से मुराद है वो डेज जिसके अंदर बैंक ओपन है। पेइंग एजेंट कौन होता है सर? पेइंग एजेंट वो जिसके ज़रिए पे करवाया जाता है। बैंक हो सकता है या कोई शेयर रजिस्ट्रार या सेंट्रल डिपॉजिटरी हो सकती है जिसके ज़रिए पे किया जाए। क्योंकि अगर आप उनको शेयर्स की फॉर्म में दे रहे हैं तो सीडीसी के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या शेयर रजिस्ट्रार के ज़रिए, या पैसे दे रहे हैं तो बैंक के ज़रिए। अपॉइंट कौन करेगा? कंपनी करेगी। रेलेवेंट अप्रूवल जो है, और इस इदारे के पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल होगा कि ये कैश पे करे डायरेक्टली इनटू द डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट ऑफ द एंटाइटल्ड शेयर होल्डर। सारे शेयर होल्डर को बैंक अकाउंट उनसे लिया ही जाता है और सारी उसकी लिस्ट होती है। और फिर जब हमने देना होता है तो उन सारे बैंक अकाउंट की लिस्ट दे दी जाएगी उस बंदे को। कौन किसको? पेइंग एजेंट को। और वो क्या करेगा? उन सारे अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। जब सैलरी मिलती है तो पता कैसे मिलती है? एक लिस्ट है 55 लोगों की, और बैंक को 55 लोगों के नाम, 55 लोगों के अकाउंट्स लिख दिए जाते हैं, और बैंक को कहता है हमारे अकाउंट को डेबिट करके इन सारों को इतनी इतनी अमाउंट से क्रेडिट कर। सारे लोगों को सैलरी टकाटक 1 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाती है। सर समझ आ रही? तो डिविडेंड देना हो तो उनके पास अकाउंट्स हैं उस सारे। अब 55 हो या 55,000 हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सर समझ आ रही? इस तरह बैंक्स में नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट। अगर बैंक खुद एक इदारा है जिसने डिविडेंड देना है, उसे क्या जरूरत है किसी बंदे को रखने की? होता तो अपना काम है। सर समझ आ रही? तो बैंक पेइंग एजेंट अपॉइंट नहीं करता। सर जी पेमेंट ऑफ डिविडेंड किस तरह पेमेंट होनी है? लिस्टेड कंपनी के केस में तो डिविडेंड सिर्फ कैश इलेक्ट्रॉनिकली पे होगा, बैंक अकाउंट में पे होगा। लेकिन दूसरी कंपनीज के ज़रिए क्रॉस चेक भी दिया जा सकता है, डिविडेंड वारंट भी देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी होता है। शेयर्स कैन चेंज द ऑप्शन एट एनी टाइम ड्यूरिंग ईयर थ्रू अ रिटर्न रिक्वेस्ट विद ऑल रिक्विजिट डिटेल्स टू द कंपनी। तो शेयर होल्डर जो है उसके बाद ये ऑप्शन भी है कि किसी वक्त भी रिटर्न रिक्वेस्ट देकर डिटेल्स दे दें कंपनी। सर जी पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट।
anyone or both of the following penalty. Chief executive may be fined for any amount up to 5 million. Also imprisonment for a term which may extend to 2 years. सर जी, चीफ एग्जेक्टिव जो है उसको फाइन किया जाएगा 5 मिलियन तक। फाइन आ गया सर जी, फाइन करना है 5 मिलियन तक। इम्प्रिजनमेंट है 2 साल तक। Ineligibility to become a director or chief executive of any company for next 5 years. अगले 5 साल तक वो इनएलिजिबल हो जाएगा। सर जी ये पेनल्टी है उसकी। सर जी क्या ये बात समझ आ गई? यानी SECP वालों को सख्त गुस्सा चढ़ता है कि यार आप डिविडेंड दे क्यों नहीं रहे लोगों को। कहते हैं भाई इतनी ज़्यादा पेनल्टी रखने का मतलब है उतना ही ज़्यादा वाट है। सर समझ आ रही है? 5 मिलियन और इम्प्रिजनमेंट और फिर इनएलिजिबिलिटी। लो सर, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, अब आगे सर। Circumstances in which delay in payment shall not be an offence. डिले करना ऑफेंस है, 5 साल कैद है, 5 मिलियन जुर्माना है और अगले 5 साल तक 2 साल कैद है, सॉरी 5 मिलियन जुर्माना है और अगले 5 साल तक किसी और इदारे का डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब अगली बात यह है कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं इन विच डिले इन पेमेंट शैल नॉट बी एन ऑफेंस। किन केसेस में इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। वो कहते हैं कुछ केसेस हैं जिसमें इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। कंपनी में विदहोल्ड डिविडेंड आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ SECP विद इन 45 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। वो कहता है कंपनी विदहोल्ड कर देगी डिविडेंड को आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ SECP विद इन 45 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो भैया अगर कंपनी डिविडेंड विद होल्ड करे लेकिन SECP से पहले इजाज़त ली हो तो हो सकता है। कब? लॉ ने ऑपरेशन ऑफ लॉ ने कहा डिविडेंड नहीं पे करना, लॉ ने कह दिया डिविडेंड नहीं पे करना तो नहीं करना। अगर शेयर होल्डर ने जो इंस्ट्रक्शन दी थी उनको फॉलो नहीं किया गया, शेयर होल्डर ने इंस्ट्रक्शन ही अजीब सी दे दी, उनको आप कंप्लाई ही नहीं कर पाए, हो सकता है। सर देयर इज अ डिस्प्यूट ऑन रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव डिविडेंड। डिस्प्यूट आ गया, वो कह रहा है मेरा डिविडेंड लेना बनता है, कंपनी कहती है नहीं आपका डिविडेंड नहीं बनता, आपस में लड़ाई हो गई। तीसरा, अगर कंपनी ने पेमेंट रोक ली, विदहेल्ड कहते हैं रोक लेना, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगेंस्ट, आपने शेयर होल्डर से 5 लाख लेना था, 1 लाख उसका डिविडेंड था, नहीं देंगे डिविडेंड भाई, अब तुम्हारा 4 रह गया। सर समझ आ रही? अगर नॉन पेमेंट की वजह से या नॉन पोस्टिंग ऑफ द वारंट वाज नॉट ड्यू टू डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी में ऑल्सो विद होल्ड डिविडेंड ऑफ अ मेंबर which has not provided the complete information on document as specified by SECP। कंपनी withhold कर लेगा डिविडेंड of a member where he has not provided the complete information or documents as specified by SEC। तो भाई सर्कमस्टेंसेस जब डिले हुआ पेमेंट शैल नॉट बी एन ऑफेंस। अगर डिविडेंड नहीं पे किया गया ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, शेयर होल्डर को इंस्ट्रक्शन जो दी वो नहीं पूरी की गई, डिस्प्यूट था कि आपका बनता है या नहीं बनता, आपने सम रिकवरेबल फ्रॉम शेयर होल्डर था, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और नॉन पोस्टिंग ऑफ द वारंट वाज नॉट ड्यू टू डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी,
Company may also withhold dividend of a member where he has not provided the complete information or document as specified by SEC. तो सर जी क्लियर हो गया? ये सर 5 बातें। हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। सर्कमस्टेंसेस इन विच डिले इन पेमेंट शैल नॉट बी एन ऑफेंस। कंपनी में ऑल्सो विद होल्ड डिविडेंड, वो तब भी डिविडेंड कर सकती है जब उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। कंपनी को एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मेंबर कंपनी नोटिस भेजी थी मेंबर को, मेंबर जवाब ही नहीं देता। अब मेंबर आएगा भाई डिविडेंड तो दे दो, पहले इन्फॉर्मेशन दो। सर पैसे लेने आएगा ना, उसको कहेंगे भाई पहले इन्फॉर्मेशन दो, तुम्हें 3 बार नोटिस भेजा, कहता है वो मुझे नहीं मिला। वो कहते हैं अब आपको डिविडेंड भी नहीं मिलना, पहले इन्फॉर्मेशन दो। सर समझ आ रही है? लो सर चैप्टर नंबर 9 आपकी किताब का मेरे मुताबिक चौथा और 9वां सबसे आसान चैप्टर, आसान और सिंपल। फाइव बी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, रिकॉर्ड हो रही है। 5B वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन द बुक है, जो सबसे पहले बच्चों को बताया जाता है और पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सौखा चैप्टर है। शेयर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट्स, शेयर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट्स। सर जी चैप्टर 5 इंतहाई आसान चैप्टर है, 2-3 बातें हैं और ये उन चैप्टर्स में से है जो शुरू होते साथ ही ख़त्म हो जाता है। सर शेयर का मतलब होता है हिस्सा, शेयर्स हिस्सस, वो जो आपने आम ज़बान में सुना होगा इतने हिस्सस का कारोबार, वो हिस्सस असल में शेयर्स की उर्दू होती है, हिस्से की जमा है हिस्सस, ठीक है, हिस्सा और हिस्सस। इदारे में आपके पास शेयर्स हैं, यानी आपके पास उसके हिस्से हैं, आप उसके हिस्सेदार हैं, आप उसके मालिक हैं। कंपनी में मेरे शेयर है यानी कंपनी में मेरा हिस्सा है। अब एक बंदा 10,000 रुपये डाल के भी ये कंपनी का मालिक बन सकता है, हाँ जी, उसका उतना छोटा हिस्सा है। कंपनी को इतने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक हिस्से को हिस्सा कहते हैं। जिस तरह वो कहते हैं ना जी, किसी भी चीज़ का सबसे छोटे हिस्से को एटम कहते हैं। एटम मिल के मॉलिक्यूल बनता है। हूँ नेस्ले की कंपनी है, अरबों खरबों रुपए की कंपनी है। एक बंदे ने 10,000 रुपया डाला, वो कहता है मैं भी इस कंपनी का मालिक हूँ, मेरा भी इसमें हिस्सा है। कंपनी ने मिसाल के तौर पे 1 खरब को 10 अरब हिस्सों में तकसीम किया हुआ और उसके पास एक हिस्सा है तो मालिक। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? शेयर हिस्सा, शेयर्स हिस्सस, कंपनी के जिस बंदे के पास उस कंपनी के हिस्सा हो या हिस्से हो उसे शेयर होल्डर कहते हैं। गेम समझ आइए? बिल्कुल सिंपल गेम। सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है और फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। जो फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट होता है उसे शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। अ शेयर इज अ फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर बुनियादी तौर पे एक एसेट है, एक प्रॉपर्टी है जिसमें उसके पास राइट है और वो ट्रांसफरेबल है। अ शेयर मस्ट बी पेड फॉर फुल। नया दौर है,
पहले पार्टली पेड शेयर्स होते थे, अब फुली होते हैं, मस्ट बी पेड इन फुल। शेयर मस्ट बी पेड इन फुल। कितने शेयर्स हैं? 2001 से लेके 2001 से लेके 2100 तक शेयर है। कितने शेयर हो गए? 100। हर शेयर का एक डिस्टिंग्विश्ड नंबर है। सीरीज चल रही होती है नोटों की, हर नोट का एक नंबर होता है, इसलिए हर शेयर का भी एक नंबर होता है। A certificate issued in physical form under signature of authorized officer of a company or issued in book electronic form shall be the main evidence of the title of person to such share। सर जी, जो सर्टिफिकेट इशू होता है फिजिकल फॉर्म में अंडर सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कंपनी और इशूड इन बुक एंट्री फॉर्म shall be the main evidence of the title of person to such share। सर अगर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में इशू हुआ है, वो फिजिकल फॉर्म में इशू होता है सर्टिफिकेट, उसके ऊपर साइन होता है, स्टैंप होता है, बुक है, और इशू बुक एंट्री फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो इशू होगा वो समझा जाएगा कि शेयर इशू किया गया है, और ये एक सबूत होगा। आपके पास बुक में आपकी एंट्री है, शेयर्स की बुक में आपके नाम पर लिखा हुआ इतने शेयर हैं, वो भी सबूत है। या अगर हार्ड फॉर्म में सर्टिफिकेट है तो वो तो सबूत है कि आप शेयर होल्डर हैं। किस तरह से शेयर को इशू किया जाता है और सर्टिफिकेट्स की फॉर्म शक्ल क्या होती है और अदर मैटर्स, ये हमें कहा गया कि जैसा SECP कहेगा वैसा होगा। असल में हमारे सिलेबस में नहीं है। शेयर हिस्सा, शेयर्स हिस्सस, जो जिस बंदे का शेयर है वो शेयर होल्डर। हर शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। शेयर एक एसेट है, शेयर ट्रांसफरेबल है, शेयर का एक अलहदा शनाख्ती नंबर होता है। शेयर फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। बुक एंट्री इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर होने का सबूत है, सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में शेयर होने का सबूत है। और सर्टिफिकेट ऑफ शेयर इशू किस तरह करने हैं ये हमारे स्कोप में नहीं है सर। ऑथराइज एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल जो ऑथराइज्ड है, जो मंजूर, जिसकी इजाज़त मिली है। एक कंपनी कितना शेयर कैपिटल इशू कर सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा जितना इशू कर सकती है वो ऑथराइज शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल है जितना एक्चुअल में इशू हुआ है और पे हुआ है। पहले ये तीन अलग-अलग होते थे। ऑथराइज मंजूरी कितने की मिली है, इशूड इशू कितने की हैं, पेड अप इसमें से पैसे कितने वसूल किए हैं। अब हर शेयर जो इशू होता है वो फुली पेड होता है, तो इशू और पेड अप सेम हो गया हो। सर जी समझ आ रही है? तो भैया शेयर मैक्सिमम कितने इशू किए जा सकते हैं ये मेमोरेंडम में लिखा जाता है। ठीक हो गया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी जाती है। इशूड कितने इशू किए गए हैं और पेड अप कितने पे किए गए। तो नॉमिनल शेयर ऑफ nominal value of share that has been issued to shareholder, issued share capital may be less than authorized share capital but cannot exceed it। सर जी अब मसला पता क्या आ जाता है। मेरे अब्बू ने मुझे मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दी है और उन्होंने कहा कोई भी बाइक आप चला सकते हो। उन्होंने कहा 70 भी चला सकते हो, 125 भी चला सकते हो। तो मैंने 70 ली है और मैं हर बंदे को कहता हूँ मुझे तो इजाज़त है 125 चलाने की, मुझे इजाज़त है। मैं लोगों को बताता ही हूँ कि मुझे इजाज़त 125 चलाने की है क्या ये नहीं बताता, ये गलत है।
सर मुझे इजाज़त है कि मैं 2 मिलियन शेयर इशू कर सकता हूँ, मैंने किए हुए 5 लाख। अब मैं हर जगह जाके कहता हूँ 2 मिलियन की कंपनी है, 2 मिलियन शेयर इशू कर सकता हूँ मैं। सर मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को उल्लू बना रहा हूँ। उसने कहा ऐसे नहीं करना। जहाँ जहाँ आप ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखोगे वहाँ वहाँ उतनी ही प्रोमिनेंटली, उतनी ही वाशगाफ अल्फाज में, उतनी ही क्लैरिटी के साथ, उतनी ही वाज़ेह जगह पर यह भी लिखो कि इशूड कितना, जितने की इजाज़त है और जितने इशूड हैं, ये क्या हो, एक जगह पे लिखे हुए हो। ये ना हो हाँ आप इशूड पेड अप लिख दें, ऑथराइज ना लिखें, खैर है, ऑथराइज लिखें और इशूड पेड अप लिखें, इसकी इजाज़त है। तो सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये बात है। इफ़ अ कंपनी मेंशन्स इट्स ऑथराइज कैपिटल इन एनी advertisement or notice or statement, it shall also mention the amount of its paid up capital in equally conspicuous letter and equally prominent position. Any company which makes default in compliance with the above requirement, or every officer who is party to the default shall be liable to a penalty not exceeding level 1. Penalty level 1 की। सर जी मेरी बात समझ आ गई है? तो ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड एंड पेड अप कैपिटल, एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिसेस, ये सारी बातें। जी भाई कोई सवाल है? अगर आप जहां पर ऑथराइज शेयर कैपिटल शो किया है उसके साथ पेड अप कैपिटल नहीं लिखोगे तो वहां पर लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी। फुली पेड शेयर, फुली पेड शेयर का क्या मतलब होता है? वो शेयर जिसकी कीमत जो लिखा हुआ था सामने उसके पैसे पूरे थे। रुपये 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये अदा किए हुए हैं, इसको कहते हैं फुली पेड शेयर। पुराने दौरों में पार्टली पेड शेयर्स की गुंजाइश थी, अब नहीं, अब हर शेयर फुली पेड होता है। एक नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर की, नॉमिनल वैल्यू वो वैल्यू जो शेयर के ऊपर लिखी हुई है। मार्केट वैल्यू जितने का मार्केट में बिक रहा है, सर शेयर 10 रुपये का है, मार्केट में 40 का बिक रहा है, होता है, वो नॉमिनल वैल्यू होती है, वो मार्केट वैल्यू होती है। काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, काइंड्स ऑफ शेयर्स और क्लासेस ऑफ शेयर्स दो अलग-अलग बातें हैं। सर काइंड्स ऑफ शेयर्स, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस, ये काइंड्स हैं। क्लास ऑफ शेयर, काइंड के अंदर क्लासेस होती हैं। एक है वो वाला शेयर जिसमें वोटिंग पावर है, और एक है वो वाला शेयर जिसमें डिविडेंड मिलता है। एक वो वाला शेयर है जिसमें डिविडेंड नहीं मिलता, एक वो वाला शेयर है जिसमें डिविडेंड कम मिलता है, एक वो ये क्लासेस हैं। क्लासेस वोटिंग पावर की बेस पर, डिविडेंड की बेस पर, पेड अप राइट्स की बेस पर, एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड राइट और बोनस शेयर की बेस पर क्लासेस अलग अलग होती। तो काइंड्स की बात करूं तो ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस, और क्लास की बात करूं तो ये क्लासेस राइट की बेस पर, डिविडेंड की बेस पर, बोनस शेयर की बेस पर क्लास मुख्तलिफ हो जाती है। अब काइंड्स की बात पहले सुन लें, फिर क्लास की बात करता हूँ। काइंड है एक ऑर्डिनरी और एक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के नाम से ही पता चल रहा है तरजीह किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस वालों को दी जाएगी। अब क्या होगा, प्रेफरेंस वालों को तरजीह दी जाती है, उसमें वो कहता ये है कि प्रेफरेंस शेयर जो है उसको एंटाइटल टू रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, entitled to receive dividend before ordinary shareholder, percentage of dividend is normally fixed। वाइंडिंग अप की बात करूं
to receive payments after paying nominal value to the preference shares. Preference shares की बात करूँ, they have prior right of return of nominal value but no further share in surplus. Different classes may be on the basis of different voting rights, right disproportionate to paid up capital, no voting rights, different entitlements of dividend. और सर यहाँ पर क्लासेस कैसे होती हैं? आपको प्रेफरेंस शेयर मिलना है, जिस साल का अगर लॉस हो गया तो नहीं मिलेगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, प्रॉफिट हुआ एक साल नहीं मिला तो अगले साल इकट्ठा मिलेगा, या जिस साल नहीं मिला ख़त्म। ये सर इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव। प्रीवियस मिस डिविडेंड भी पे किया जाएगा इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट, और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में जिस साल प्रॉफिट ना हुआ उस साल डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। एक होता है रिडीमेबल जो कंपनी खुद वापस खरीद लेती है, एक होता है इरिडीमेबल जो मार्केट में बिकता है लेकिन कंपनी खुद वापस नहीं खरीदती, एक होता है कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी। आपने प्रेफरेंस शेयर्स को बेचकर और एक प्रेफरेंस शेयर दे दिया, 3 ऑर्डिनरी ले लिए, ऐसा भी कन्वर्टेबल होता है। तो भैया कंक्लूजन, मैं पहले काइंड की बात करने लगा। वोटिंग पावर हो, डिविडेंड हो, वोटिंग पावर है पहली बार, डिविडेंड है लेकिन पहले प्रेफरेंस को मिलेगा बाद में ऑर्डर को मिलेगा, सॉरी ऑर्डिनरी में वोटिंग पावर है, ऑर्डिनरी में डिविडेंड मिलेगा लेकिन प्रेफरेंस के बाद। वाइंडिंग अप में भी पहले प्रेफरेंस को पैसे मिल जाएंगे बाद में ऑर्डिनरी को मिलेंगे, और क्लास जो होती है वो भी मुख्तलिफ होती है, वोटिंग पावर की बेस पे और डिविडेंड राइट ऑफ बोनस शेयर की बेस पे। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो वो कहता है वोटिंग पावर नहीं है, dividend entitled to receive dividend before ordinary shareholder, percentage of dividend is normally fixed, they have prior right of return of nominal value but no further shares in surplus, may be on the basis of cumulative preference shares। सर जी क्लास होती है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एक अलग क्लास है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी। सर ये क्लासेस हैं। प्रेफरेंस शेयर की 3 क्लासेस हैं, ए बी सी। ऑर्डिनरी शेयर्स की 3 क्लासेस हैं, ए बी सी। कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। काइंड्स के अंदर क्लासेस होती हैं, काइंड्स ये दो हैं, इसके अंदर क्लासेस होती हैं। प्रोसीजर फॉर वेरिएशन इन राइट। सर जी क्या राइट्स में शेयर होल्डर के राइट में तब्दीली की जा सकती है? हाँ जी, स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए। जब मैंने कहा लफ्ज़ स्पेशल रेजोल्यूशन तो आपके जहन में क्या आया? आपके जहन में आया 21 दिन पहले नोटिस जनरल मीटिंग मेंबर की, और मेंबर्स 75% उसके हक में वोट दें तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है। जनरल मीटिंग, मेंबर्स, 21 दिन का नोटिस, 75% वोट उस करारदाद के हक में मिले तो स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए उनके राइट्स में तब्दीली आ सकती है। अगर वेरिएशन राइट ऑफ अ पर्टिकुलर, अगर सिर्फ क्लास बी के राइट्स को अफेक्ट किया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स में क्लास बी को कहा गया है कि आपके शेयर्स को रिडीमेबल कर दिया गया है, तो अब प्रेफरेंस शेयर्स की क्लास बी के जितने शेयर होल्डर हैं वो शेयर होल्डर अगर 75% एग्री करेंगे तो ये करारदाद मंजूर होगी। यार मेरी बात पे किया आपने। अगर कोई तब्दीली किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए की गई है तो वो क्लास ऑफ शेयर होल्डर अगर 75% उसके हक में वोट करेंगे तो बात बनेगी। Can only be made by alteration of article of association through special resolution. If variation affects the right of any particular class, it can only be passed if 3/4 majority of that class approves that variation.
right to challenge the variation in rights. अगर variation in rights, right to challenge the variation in rights, अगर मेंबर क्लास बी ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लगा कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो 10% उस क्लास के शेयर होल्डर कोर्ट के पास जाकर कहेंगे कि हम इस रेजोल्यूशन से राजी नहीं हैं उस रेजोल्यूशन के पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर। और अगर कोर्ट को लगा कि वो लोग ठीक कह रहे हैं और उनकी हक तलफी हुई है तो कोर्ट उस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करार दे देगी। और इस वजह से कि कंपनी ने कोई बात उनसे छुपाई है या इस चेंज की वजह से कुछ मेंबर्स के इंटरेस्ट में प्रेजुडिशियल है यानी नुकसान हो रहा है, कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी और कोर्ट का जो ऑर्डर है वो रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर फाइल कर दिया जाएगा। सर जी, प्रेफरेंस किसी भी शेयर्स की काइंड में उसकी क्लास में कोई तब्दीली हुई है तो उस क्लास के 75% लोग एग्री होने चाहिए। और अगर करारदाद मंजूर कर ली गई है तो वो बहुत से लोग एग्री नहीं है तो 10% सिर्फ उस क्लास के लोग अदालत के पास जाके कह सकते हैं कि हम राजी नहीं है फैसले के 30 करारदाद के 30 दिन के अंदर। अगर अदालत को ठीक लगा तो अदालत उस करारदाद को नल एंड वॉइड करार दे देगी। ऑल्टरेशन डेज जहाँ आ रहे हैं, डेज आ रहे हैं मिसाल के तौर पे ये कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है वो 15 दिन, रजिस्ट्रार के लिए नॉर्मली 14 और 15 दिन की गेम है तो यहाँ पे डेज जो है वो 15 दिन है और ये 30 दिन है। सर जी, ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज, alteration in capital clause. Company limited by shares if authorized by article of association may alter capital clause of its memorandum of association by passing special resolution. अगर स्पेशल रेजोल्यूशन के ज़रिए तब्दीली की जा सकती है कैपिटल क्लॉज में, कैपिटल क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसमें तब्दीली की जाएगी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। कैसे? इंक्रीज इट्स शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंक्स फिट। इंक्रीज किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है और डिवाइड किया कंसोलिडेट किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है और सब डिवाइड किया जा सकता है। 4 चीज़ें, इंक्रीज, कैंसल, कंसोलिडेट और सब डिवाइड, ये 4 काम हमने करने हैं। Alteration in capital clause. सर जी, क्या ये बात समझ आ गई? इसकी ना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पिछले अटेम्प्ट में आया हुआ है तो मैंने वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट किया हुआ है और वो इंशाल्लाह हम आपको जो लास्ट है जिसमें हमने सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही सारे कराने पिछली 2-3 अटैम्प्ट्स के, उसमें ये वाला सवाल कराना है। ठीक है, एक सवाल आया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए कि वो हमारे प्रैक्टिस का हिस्सा है इंशाल्लाह। आप लोगों ने आज जब इस चैप्टर को तैयार करना है तो जो है ये वाली चीज़ साथ तैयार करनी है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लाजमी करने हैं। इसमें से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आया हुआ है और दोबारा आ जाना है। ठीक हो गया? ये यहाँ पर भी बुलेट होना चाहिए इब्राहिम, यहाँ पर भी बुलेट होना चाहिए लास्ट में। लो सर,
चैप्टर नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब आगे चल रहे हैं। चैप्टर 5 से कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछिए। आसान चैप्टर है। 9th भी बिल्कुल हलवा है। 4, 5 और 9 ये सबसे छोटे चैप्टर्स हैं। और देखें, जितना छोटा कंटेंट, जितना कम है, किसी चीज़ को याद ना होना ये जुर्म है सर। सवाल लट्टे वाला है और आपको ना हुआ तो मेरे मुताबिक तो आपका जुर्म काबिल माफ़ी नहीं है। अब एक स्टेप ये 40 वहाँ से पक्के होते हैं। दूसरा, आपकी किताब में एग्जाम्पल हुई और उससे मिलती जुलती एग्जाम्पल आ गई और आपको वो ना आती हुई तो सर कोई माफ़ी नहीं है। अब इस एरिया में जो सबसे लास्ट में उसने कहा है सब डिवाइड भी कर सकते हैं, यही वाला है सर, सब डिवाइड इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर दें, टोटल उतना ही रहे। सब डिवाइड मिसाल के तौर पे 200 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, तो 400 शेयर हो जाए 500 के हिसाब से। नंबर इंक्रीज कर गए, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर गए, ओवरऑल कैपिटल थोड़ी इंक्रीज किया है। डिक्रीज भी हो सकता है। 200 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, 100 शेयर हो जाए 20 रुपए के हिसाब से, तो भाई इंक्रीज शेयर कैपिटल इंक्रीज किया है। अच्छा, आपने इसको कहते हैं सब डिवाइड करना और कंसोलिडेट करना, जो मैंने आपको भी बताया। शेयर कैपिटल इंक्रीज भी किया जा सकता है। 1000 शेयर थे, अब 2000 कर दें, शेयर कैपिटल ही 1000 बढ़ा दें, लेकिन ये शेयर कैपिटल ऑथराइज से तो ज़्यादा नहीं हो सकता। सब डिवाइड कम भी किया जा सकता है। 1000 शेयर थे 500 कर दें, लेकिन ये पेड अप कैपिटल से कम नहीं हो सकता। भैया इसके हवाले से ये 4 बातें थी, ये नोट कर लो, और यही उसने उस सवाल में भी पूछी हुई हैं। उसने उस सवाल में भी यही 4 बातें पूछी हुई हैं जो उसने न्यूमेरिकल आपको पास पेपर में दिया हुआ था। इंक्रीज का मतलब होता है आप इंक्रीज तो कर सकते हैं कहाँ तक, अप टू ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कैंसिल तो कर सकते हैं कहाँ तक, अप टू पेड अप, और जितने पेड अप शेयर कैपिटल, जितने पैसे वसूल किए उससे ज़्यादा तो नहीं ना कर सकते। कंसोलिडेट तो कर सकते हैं। 200 शेयर 10 रुपए का है, 400 शेयर 200 शेयर 10 रुपए का है, सॉरी यार, कंसोलिडेट करना है। 200 शेयर 10 रुपए का है, 100 शेयर 20 का हो जाए, इसको कहते हैं कंसोलिडेट। सब डिवाइड 200 शेयर 10 रुपए का है, 400 शेयर 5 रुपए का हो जाए, इसको कहते हैं सब डिवाइड। तो भाई ये सारा कुछ किया जा सकता है। लो सर, हमारा डे 2 का सेशन 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू जी।